नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंस अपडेट्स में। पूरी दुनिया भर में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं जो आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट करते हैं, उन सारे इवेंट्स को यहाँ पर हम एनालाइज करना सीखेंगे। तो आपको कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करना है। जितने भी इवेंट्स, जितने भी न्यूज, वॉर, पॉलिटिकल इवेंट्स जो आपके पॉकेट को, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, प्रॉस्पेक्ट्स, इनकम, एक्सपेंसेस, इन सारी चीजों पर असर डालते हैं, उनसे रिलेटेड सारी खबरें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले आर्टिकल से। इससे पहले अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं। शुरुआत करूंगा सबसे पहले आर्टिकल से। लैपटॉप ब्रांड्स लॉग आउट ऑफ चाइना, साइन इन टू इंडिया। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लैपटॉप ब्रांड्स की। लैपटॉप इज इन बिग डिमांड इंडिया में, राइट। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया चाहती है कि इंडिया में ही हो, स्पेशली जो सामान इंडिया में कंज्यूम हो रहा है वो इंडिया में बनना चाहिए। हमारा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड असर्शन है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया ने पीएलआई स्कीम्स लॉन्च की है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर जो भी आप आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्पेसिफिकली, तो पीएलआई स्कीम्स किसके लिए है? अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हो भारत में, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, सब्सिडीज मिलेंगी। 17,000 करोड़ की एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है आईटी हार्डवेयर के लिए, जो फाइनली साइंस दिखा सकती है कि टेक ऑफ करेगी। जहां पे और ब्रांड्स, जहां पे हम प्रीवियसली डिपेंडेंट थे चाइना पर, वो अब क्या करेंगे? इंडिया के लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ प्रोड्यूस करेंगे लैपटॉप। तो लैपटॉप्स इंडिया में ही से मैन्युफैक्चर होंगे। तो चाइना पर काफी डिपेंडेंसी थी और वो कहां मूव कर रही है? कहीं ना कहीं धीरे धीरे इंडिया की तरफ वो मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑन दी अदर पार्ट क्या कर रहे हैं? ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं। और ग्लोबल ब्रांड्स जो है, जहां काफी, मतलब आप अगर आप देखोगे तो ये कॉस्ट करते हैं आर्बिट्राज थ्रू लोअर टैरिफ्स इन इंडिया। तो यहाँ पे इंसेंटिव टारगेट्स अगर ये कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले हम उन्हें बोल रहे हैं कि आप इंसेंटिव टारगेट करो, तो आपको ग्लोबली आप कहीं भी मैन्युफैक्चर कर लो, आपको उससे ज्यादा बेटर इंडिया में कॉस्ट आएगा, ऑन अ कंडीशन कि आप जो हमारे टारगेट्स हैं उन्हें आप अचीव कर पा रहे हो। तो जो अपॉर्चुनिटी है पार्टिसिपेट करने के लिए गवर्नमेंट टेंडर्स में, वहां पे भी 20 से 50% का लोकल कंटेंट मैंडेटरी है। तो आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप सिर्फ असेंबली कर रहे हो इंडिया में चीजों की, ठीक है। यहाँ पे इनपुट्स में भी थोड़ा बहुत लोकल मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, लोकल सोर्सिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे इनका कहना है कि करंट कैपेसिटी इंडिया का इतना है कि 10 से 20% टोटल लैपटॉप इम्पोर्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकता है, जिसकी वैल्यू होगी करीब $11 बिलियन। एंड लास्ट वीक भी अगर आप देखेंगे तो Asus, आई थिंक Asus काफी फेमस है, मोबाइल फोन ब्रांड भी है, लैपटॉप भी है इनकी। तो इन्होंने असेंबली लाइन लॉन्च किया इंडिया में लोकल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर VVDN के साथ अपने मानेसर फैसिलिटी में, फॉलोइंग अ 6 मंथ लॉन्ग डिस्कशन। एंड यहाँ पे इनकी कमिटमेंट जो है इंडिया को लेकर के वो काफी स्ट्रांग है, इनका ये कहना है। तो अभी देखो कि लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स किसी तरीके से इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं। इससे बेनिफिट किसका हो रहा है? सबसे पहले बेनिफिट उसका हो रहा है जो इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। तो मैं बात कर रहा हूँ ऐसी कंपनीज की जो फॉक्सकॉन जैसी है। मतलब फॉक्सकॉन एप्पल का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, एप्पल खुद से अपने लैपटॉप्स नहीं बनाता, राइट। तो इंडिया में भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स इस टाइम पे काफी बूम कर रहे हैं। जैसे कुछ मैं नाम ही लूंगा कंपनीज के, आप डिक्सन वगैरह देख लो, पहले कहाँ पे ये छोटा मोटा शेयर था, अब कहाँ पहुंच चुका है, राइट। क्यों पहुंच चुका है? क्योंकि फॉरेन से जो कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं वहां पे काफी बढ़िया डिमांड है और आगे अगले 10 साल तक तो लगता है कि इसमें ग्रोथ ही होनी है। तो ये प्लेट्यू नहीं होने वाला है इतनी जल्दी, जब तक कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि गवर्नमेंट अपनी सारी पॉलिसीज, इंसेंटिव्स सब कुछ हटा दे, राइट। तो इनका जो, आप ये देखो कि जो कमिटमेंट्स हैं इनके काफी चीजों पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से ग्रो करेंगे। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, स्पेसिफिकली प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इसमें अभी बहुत दम है अगर आप देखोगे। एंड गवर्नमेंट इस टाइम पे इतने इनिशिएटिव्स ला रही है, तो पूरा गोल ही यही है कि जॉब क्रिएशन मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हो और इंडिया के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर बने, ना कि जहां पर अभी है वो वहीं पर रह जाए। बात करूंगा मैं अगले आर्टिकल की, और यह है एफएमसीजी कार्ड के बारे में, एफएमसीजी कंपनीज के बारे में। एफएमसीजी कंपनीज कौन सी है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, आईटीसी। आप आईटीसी से कुछ भी सामान खरीदते हो, आप नेस्ले, यूनिलीवर, डाबर, पतंजलि, इनके कुछ भी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हो, तो ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं और हम क्या है? एफएमसीजी कंज्यूमर। अब एफएमसीजी क्या हो रहा है ना, आप देखो तो एक साल से इनके शेयर नहीं बढ़ रहे हैं। यस, तो लिस्टेड कंपनीज है जितने भी, इनके शेयर, इस सेक्टर ये ग्रो नहीं कर रहा है शेयर बाजार में। लोगों को, इन्वेस्टर्स को पैसा मिला नहीं है इसमें 1-2 साल में। रीजन क्या बताई जा रही है कि इंडिया में लोगों का कंजम्पशन ही काफी कम हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही। तो कंजम्पशन कम होने से सेल कम हो गई, राइट। अब सेल तो आपकी कम हो गई, साथ में आप ये देखो कि
इन्फ्लेशन लगातार 2-3 साल काफी बढ़ा रहा, जिसकी वजह से इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट भी काफी बढ़ गए। तो एक तो आपकी सेल्स भी कम हो गई और प्रोडक्शन जो है कॉस्ट वो भी इंक्रीज हो गया, तो इससे क्या होता है, काफी बड़ा झटका लगता है कंपनीज को। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है और एफएमसीजी में अब भी एक्सपेक्टेशन ना अच्छी नहीं है। अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी सेक्टर एक्सपेक्टेड है कि अभी भी एक म्यूटेड ग्रोथ, म्यूटेड क्वार्टर जो है ये रिपोर्ट करने वाला है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी रेवेन्यू पिछले साल थी वही रेवेन्यू आपकी इस साल भी रहेगी, कोई ग्रोथ नहीं एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट रहने वाला है कर्व जो है आपका। तो यहाँ पे रूरल डिमांड जो है यहाँ पे माइल्ड रिबाउंड आया है, ओवरऑल कंजम्पशन एनवायरनमेंट अभी भी काफी टेपिड है, मतलब कुछ खास जोश नहीं है अभी भी कंजम्पशन में। और प्राइस हाइक किए गए हैं कुछ कैटेगरीज में, तो उसका फुल इम्पैक्ट जो था इन्फ्लेशन का वो भी पास ऑन हम नहीं कर पाए हैं देखा जाए तो, स्पेशली पाम ऑयल, कॉफी, व्हीट, कोपरा में, जहाँ पे मार्जिन जो है वो थोड़े कम रहने वाले हैं। प्रॉब्लम ये भी है, कॉफी की अगर मैं बात करूं तो आप इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस देखो कॉफी के कहां पहुंच चुके हैं, 2 साल में मुझे लगता है ऑलमोस्ट डबल ना हो गया हो ये तो। और इसके अलावा अगर आप पाम ऑयल देखोगे, एसेंशियल ऑयल्स देखोगे, जो भी ऑयल देखोगे, इंडिया ये सारे इंपोर्ट करता है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। मैंने कल ही इसके बारे में एक आर्टिकल कवर किया है कि नीति आयोग के मेंबर का कहना है कि हम अगर इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स यूज करें तो हम प्रोडक्शन को यहाँ से 200% भी बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी और ये सस्ता भी हो जाएगा, इंडिया में वास्टली अवेलेबल भी होगा। तो इंडिया का काफी बड़ा एक जो इंपोर्ट का कंपोनेंट है वो है ऑयल, राइट। और इंडिया में लोग ऑयल काफी यूज भी करते हैं कुकिंग में। हमारे यहाँ ऑयल आई थिंक बहुत ज्यादा यूज होता है कंपैरेटिवली, अगर आप इंटरनेशनल क्यूजीन्स जितनी भी है उससे आप कंपेयर करो तो जो सेक्टर लीडर है यहाँ पे वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, और इनका भी जो वॉल्यूम है वो फ्लैट रहने वाला है। मतलब हो सकता है कि आपका रेवेन्यू ना बढ़ जाए। कैसे? आपने इस साल भी 100 ही प्रोडक्ट्स बेचे, अगले साल भी 100 ही बेचे, इस बार आपने 5 रुपए ज्यादा चार्ज किया, तो ये कोई रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी है। रेवेन्यू ग्रोथ तो ये तो आपने है कि आप चार्ज ज्यादा कर रहे हो। पिछली बार 100 बिके थे, इस बार 105 110 बिकने चाहिए, सामान ज्यादा बिकना चाहिए, वॉल्यूम ग्रोथ आना चाहिए, रादर देन सिर्फ प्राइस बढ़ जाए। तो ये एक मतलब इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो आपको ध्यान रखना है। सिगरेट्स टू होटल्स, कंग्लोमरेट, आईटीसी, यहाँ पे सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ होगा 4.5% का जो एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो पहले 6% था, एक्सपेक्टेशन भी 6% के आसपास की थी। नेस्ले इंडिया भी 5% तक की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है रेवेन्यू में, जहां पे 3.9% की इनकी पिछली ग्रोथ थी। तो एशियन पेंट्स की अगर आप बात करोगे तो कंपटीशन काफी बढ़ गया है, तो 2% का रेवेन्यू ड्रॉप आ सकता है एशियन पेंट्स के लिए, और रेवेन्यू 6% डिक्लाइन हुआ था पिछले क्वार्टर में भी। तो एशियन पेंट्स एक मनी मेकिंग मशीन रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन आज इनकी हालत देखो, जैसे ही कंप्यूटर्स आ गए मार्केट में क्योंकि मार्केट शेयर खाने के लिए, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू धीरे धीरे अब ड्रॉप कर रहा है यहाँ पे। तो ये सारी मैं कहूंगा इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं किसके साथ, एफएमसीजी सेक्टर के साथ। तो जब तक कंजम्पशन ग्रोथ नहीं आता इंडिया में, और कंजम्पशन ग्रोथ आने के लिए सरकार ने क्या स्टेप्स उठाए हैं, सबसे पहले तो बजट में उन्होंने कहा कि यार देखो टैक्स स्लैब बढ़ा देते हैं, तो 12 लाख तक जो कमा रहा है उसको राहत मिल गई काफी, राइट। टैक्स में उन्हें एग्जाम्पशन मिल गया टैक्स स्लैब में। इसके अलावा आरबीआई ने क्या किया, उन्होंने ब्याज दर घटाए, बैंक में लिक्विडिटी इंक्रीज की, तो इससे लोन्स जल्दी अवेलेबल होंगे और ईएमआई वगैरह से भी चीजें ज्यादा अवेलेबल होंगी, लोगों के होम लोन भी सस्ते हो जाएंगे, तो कंजम्पशन कहीं ना कहीं बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ पे आएगा एक लैग इफेक्ट के साथ, तो कंजम्पशन हो सकता है बढ़ने में 1 साल का समय लग जाए। तो इसीलिए एफएमसीजी को लेकर के अगर 1 साल तक कंजम्पशन अच्छा नहीं बढ़ता है तो अगले 3 से 4 क्वार्टर्स हमें देखने को मिलेंगे इसी तरीके के रिजल्ट्स भी आएंगे, और इसी तरीके के फिर इनके ऊपर कवरेज भी आएगी न्यूज़पेपर्स में। बात करता हूं मैं एयर इंडिया की। अभी मैंने कवर किया था कि चाइना ने किस तरीके से रिफ्यूज कर दिया है बोइंग को कि हम प्लेन की डिलीवरीज नहीं लेने वाले हैं, आपने जो प्लेन बना के दिया है आप रख लो, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो जिस कंट्री से हो उसकी गवर्नमेंट जो है पूरी दुनिया में वो ट्रेड वॉर कर रही है और इस टाइम पे काफी टैरिफ्स लगा रही है चाइनीज गुड्स पर भी, और चाइना पर भी काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो एयर इंडिया यहाँ पर आ गया और उन्होंने कहा है कि जो बोइंग जेट्स चाइना एयरलाइंस ने रिफ्यूज किया है ना, वो हम खरीदने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप हमें बेच दो। तो एयर इंडिया क्या कर रहा है यहाँ पे, बोइंग के प्लेन्स जो बोइंग ने रिजेक्ट किए थे बाय चाइनीज कैरियर्स, वो खरीदने को तैयार है। और कैरियर जो है ये कह रहा है कि इसे अर्जेंटली एयरक्राफ्ट चाहिए यहाँ पे एक्सपेडाइट करने के लिए अपने रिवाइवल को। एंड यहाँ पे इन्होंने अप्रोच किया है बोइंग को कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ जेट्स एक्वायर कर सकते हैं। यूएस प्लेन मेकर जो है ये तो चाइनीज एयरलाइंस को मतलब बिल्कुल रेडी कर चुका था कि ये बेच देगा अपने सारे प्लेन्स जो इन्होंने ऑर्डर दिए थे, बट यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ आ गए, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो गई, तो जिसकी वजह से यहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हमें। तो एयर इंडिया जो है ये एगर है कि वो स्लॉट्स फ्यूचर डिलीवरीज के लिए भी अभी ले ले और देख ले कि कब कब अवेलेबल है। और इंडिया में पूरी दुनिया में ना अगर आप देखो तो 2 ही हमारे एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, एयरबस और बोइंग।
तो सिर्फ 2 कंपनीज है जो एयरप्लेन्स बना सकती है, तो इनकी पूरी मोनोपोली है और बहुत लंबा समय लगता है। अगर आप एयरलाइन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आज एयरप्लेन्स एक्वायर करना इतना ईजी नहीं है। नए प्लेन्स तो भूल जाओगे आप लोगे, आप क्या करोगे, आप पुराने प्लेन्स को लीज करोगे, उन्हें सर्विस करते रहोगे। तो इसीलिए जो सस्ते एयरलाइंस होते हैं, जो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होते, छोटे होते हैं, लोग डरते क्यों इनमें ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि पुराने एयरक्राफ्ट को यूज करते हैं, राइट। क्योंकि नए अफोर्ड करना इज नॉट वेरी इजी और काफी लंबा इसमें आपको पीरियड वेट भी करना होता है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पावर्स मार्च कोर ग्रोथ टू 3.8%। अब आप ये देखो, इंडिया के जो कोर सेक्टर ग्रोथ है उसमें कितना बड़ा शेयर पावर का होगा। गर्मी आई, हमें एक्सपेक्टेड था कि पावर डिमांड क्या रहने वाला है, पीक पे रहने वाला है। अब इसकी वजह से इंडिया का कोर ग्रोथ यहाँ पे एक्सपैंड कर रहा है। तो इंडिया का कोर सेक्टर बढ़ा है कितना, 3.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 3.8% इज अ गुड ग्रोथ यहाँ पे। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में काफी बड़ा अच्छा शेयर है इसका एक्सपेंशन का, और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सेक्टर्स भी काफी बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहे हैं। कोर सेक्टर में 8 इंडस्ट्रीज आती हैं, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील। एंड फरवरी में यहाँ पे 3.4% की ग्रोथ आई, जो पहले से तो कमी थी, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो 6.3% का हमने ग्रोथ एक्सपेक्ट किया था, रिकॉर्ड किया था। तो ईयर ऑन ईयर राइज आया है ओवरऑल कोर सेक्टर में। और अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन काफी तेजी से बढ़ रही है। जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, इस बार पावर का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार काफी अच्छा आउटपुट हमें देखने को मिलेगा पावर सेक्टर में। कोर सेक्टर ग्रोथ जो है ये स्लो हुआ है इन FY25 टू 4.4%, जो 4 साल के सबसे लो पे चल रहा है। FY24 में 7.5% से भी ज्यादा का ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया है कोर सेक्टर ने हमारे, राइट। तो यहाँ पे काफी पोटेंशियल है अभी आगे ग्रो करने का। तो 8 में से जो 6 सेक्टर्स हैं वो पॉजिटिव ग्रोथ रिकॉर्ड कर चुके हैं, जहां पे सीमेंट लीड कर रहा है। सीमेंट में 11.5% की ग्रोथ है। तभी मैं सोचूं कि सीमेंट के शेयर्स आजकल काफी बढ़िया चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये रीजन है कि सीमेंट ग्रोथ अगर आप देखो, जो कोर सेक्टर है, एक 11.5% का रिकॉर्ड किया है इन्होंने। फर्टिलाइजर्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, 8.8% का रिकॉर्ड है यहाँ पे ग्रोथ का। और स्टील में 7.1% है, इलेक्ट्रिसिटी 6.2 है, एंड कोल है 1.6%, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है 0.2%। कोल आउटपुट जो है वो सबड्यूड रहा है फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ। और जो फर्टिलाइजर्स में ग्रोथ है वो इसलिए इतनी बढ़िया हुई है क्योंकि बेस इफेक्ट, नेगेटिव बेस इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे सीमेंट और स्टील प्रोडक्शन में काफी स्ट्रांग हमें प्रोडक्शन दिखने वाला है, बढ़िया रहने वाला है मोमेंटम। और आउटपुट जो है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का, वो भी डिक्लाइन हुआ है बाई 1.9% एंड 12.7%। तो यहाँ पे डिक्लाइन भी देखने को मिला है। बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इंडिया इवैल्यूएट कर रहा है 28 ग्लोबल इंडिसेस, और वहां पे इंडिया कह रहा है कि आपके जो मेट्रिक्स है ना, जिससे आप मेजर करते हो चीजें, इनमें काफी सारे फ्लॉज हैं। तो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ मेथोडोलॉजीज की। अच्छा, आपने सुना होगा डेमोक्रेसी इंडेक्स, एक हैप्पीनेस इंडेक्स काफी कंट्रोवर्शियल है। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स हो गया, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स हो गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आप किसी भी कंट्री के ना परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए यूज होती हैं ये, और कंपेयर करने के लिए यूज होती है अलग अलग कंट्रीज को। तो न्यू दिल्ली ने टर्म किया है एक मेथोडोलॉजी को, और कहा है कि जो इंडेक्सेस है ना, जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है और ये काफी सारे फ्लॉज हैं इसमें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि हम चाहते थे कि हम अपना परफॉर्मेंस जो है मेजर कर पाए, कि हम पहले कैसा कर रहे थे, आज कैसा कर रहे हैं। तो जब हम मेजर कर रहे हैं अपने परफॉर्मेंस को, तो ऐसा लग रहा है कि इस मेट्रिक्स में फ्लॉज हैं काफी सारे, और काफी सारे इम्परफेक्शंस और ड्रॉबैक्स हैं। और इस मेट्रिक को लेकर के हम आगे ग्रोथ प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर ये कहें कि हमें इस इंडेक्स में बेटर होना है, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं शायद वो ना करके हमें कुछ और चीजें ये करने को मजबूर करेगा, जिस चीज का इस मेट्रिक में ज्यादा वेटेज है, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मॉक्सपी ने कहा है कि वो एनालाइज कर रहा है इन सारे मेथोडोलॉजीज को जो इंटरनेशनल बॉडीज यूज करती है क्रॉस कंट्री कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पे सैंपल साइज क्या है, कौन से मॉडल्स हैं कंपैरिजन के, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जा रही है। तो जो इंडेक्सेस हैं वो अंडर रिव्यू है, और ये डेमोक्रेसी इंडेक्स है बाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट्स, और जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है बाय पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एंड वेल्थ हंगर लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है CCPI बाय जर्मन वॉच द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। तो काफी सारे ऐसे अलग अलग इंडेक्सेस हैं जिसमें गवर्नमेंट का कहना है कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फ्लॉज हैं, जिसकी वजह से हम इसको बेंचमार्क पे रख के अगर चलेंगे तो हमें काफी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे एक स्कोर कार्ड ही मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे डेमोक्रेसी इंडेक्स है,
तो इंडिया इसमें आता है 41 पे, बांग्लादेश 100 पे, भूटान 79 पे, पाकिस्तान 124 पे, नेपाल 96, श्रीलंका 67, अफगानिस्तान 167। तो अब ये देखो कि ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं हम अपने आप को अपने नेबर्स से, जो हमारे नेबर्स इमीडिएट नेबर्स हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया 105 पर आता है, बांग्लादेश 84 एंड पाकिस्तान 109 पे, नेपाल 68 पे, श्रीलंका 56 पे, अफगानिस्तान 116 पे। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया काफी आसपास हैं इसमें, विच डज नॉट साउंड वेरी लॉजिकल इन टर्म्स ऑफ हंगर अगर आप बोलोगे। नेटवर्क रेडीनेस में इंडिया 49 है, बांग्लादेश 89, पाकिस्तान 97, नेपाल 109, श्रीलंका 95। एंड क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया आता है 10, पाकिस्तान 31 एंड बाकी का डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे कई सारे इंडिसेस है जो हम बेंचमार्क के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि क्या ये सही है और क्या इसको हम लोग ऐसा बेंचमार्क रख के अपने ग्रोथ को प्लान कर सकते हैं कि हम इसमें बेटर मैट्रिक्स शो कर पाए। तो लेट्स सी इसमें कुछ चेंजेस आते हैं आगे या नहीं आते हैं, या फिर क्या हमारे जो प्रपोजिशंस रख रहे हैं इसे लेकर के क्या वो सही है भी या नहीं है, ये भी जानना काफी जरूरी होगा। तो अगले आर्टिकल की बात करता हूं। डाउ जोन्स यूएस में, जो यूएस का इंडेक्स है, जैसे इंडिया में निफ्टी है, सेंसेक्स है, यूएस में डाउ जोन्स, एसएनपी और आप ये देखो कि काफी मतलब वॉलेटिलिटी रहती है वहां पे यूएस में, राइट, क्योंकि यूएस से जो वॉलेटिलिटी है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है इस टाइम पे। यूएस इस टाइम पे पूरी दुनिया को वॉलेटिलिटी एक्सपोर्ट कर रहा है। डेली कुछ ना कुछ कमेंट्स, कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जिसकी वजह से शेयर मार्केट्स पूरी दुनिया भर में हिल जाते हैं। अब हुआ क्या, मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे जैसे दो इंडिसेस काफी मशहूर है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। यूएस में 3 इंडिसेस है, नास्डैक हो गया, एसएनपी हो गया, डाउ जोन्स हो गया। तो यहाँ पे 3.2% का ड्रॉप देखने को मिला एसएनपी 500 में। और क्यों देखने को मिला, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वहां पे अब उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है फेडरल रिजर्व को। यस, फेडरल रिजर्व को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी वजह से हमारे यूएस में ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1250 पॉइंट नीचे आ गया था, 3.2% नीचे। एंड बड़े बड़े टेक स्टॉक्स जो थे उन्हें काफी बड़ा यहाँ पे लॉस झेलने को देखने को मिला हमें। तो परहैप्स ज्यादा वरिंगली अगर आप देखोगे तो जो वैल्यू है यूएस डॉलर का ये भी नीचे गया है, क्योंकि यहाँ पे यूएस मार्केट से काफी ज्यादा रिट्रीट हो रहा है। अब अगर आप देखोगे मार्केट पैसा दूसरे मार्केट्स में जा रहा है, और एक अनयूजुअल मूव है क्योंकि डॉलर हिस्टोरिकली काफी स्ट्रेंथन होता है जब भी पूरी दुनिया नर्वस होती है, तो पैसा कहां डाल देती है, गोल्ड में या फिर डॉलर में। तो ट्रम्प अभी भी जो है अपना टफ टॉक काफी कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, और इकोनॉमिस्ट और इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी कह रहे हैं कि स्टिफ टैरिफ्स जो है इसकी वजह से रिसेशन आ सकता है। लेकिन इनका कहना कुछ और है, इनका कहना है कि टैरिफ्स को छोड़ो, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम है फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व जब तक इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आएगी, और इसके लिए काफी प्रेशर कर रहे हैं वो जेरोम पॉवेल को, जो चेयरपर्सन है फेडरल रिजर्व के। अब जेरोम पॉवेल क्या कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि देखो भाई, मैं तो वेट एंड वॉच पे रहने वाला हूं, क्योंकि आगे क्या होने वाला है मुझे कुछ पता ही नहीं। आगे रिसेशन आएगा, टैरिफ लगेंगे, टैरिफ नहीं लगेंगे, क्या होगा कुछ नहीं पता। तो अभी डिसीजन लेके क्या फायदा, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। और डोनाल्ड ट्रम्प नहीं चाहते कि वो इस क्लैरिटी का वेट करें, उन्हें चाहिए कि भाई तुम अभी डिसीजन लो, और जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, आप वो करो। तो यहाँ पे काफी ये मुझे लगता है टर्मिनल और ये स्कर्मिश चलने वाले हैं यूएस में, जब तक 1 साल और फेडरल रिजर्व जो है वो जेरोम पॉवेल नहीं चलाते तब तक। तो लास्ट वीक भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर रहे हैं, काफी ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, इकोनॉमी को और जूस की जरूरत है, मतलब पैसों की जरूरत है। एंड फिर इनका कहना है कि मिस्टर टू लेट अ मेजर लूजर लोअर्स इंटरेस्ट रेट्स। तो यहाँ पे आप देखो किस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं ये एक दूसरे के लिए, जो इंडिया में आप कभी मुझे नहीं लगता कि सोच भी सकते हो। अब बात करता हूं आज के आखिरी आर्टिकल की, और ये है चाइना के बारे में। स्ट्राइकिंग डील विथ यूएस टू कॉस्ट नेशंस। चाइना का ये कहना है कि अगर आपने यूएस के साथ कोई भी डील साइन किया, बायलेटरल ट्रीटीज करो या एफटीएस करो, तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। तो एक बार जानते हैं इसके बारे में। चाइना ने मंडे को अक्यूज किया है वॉशिंगटन को, ठीक है। इनका क्या कहना है, ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इनका कहना है कि टैरिफ वगैरह लगा के ना आप अब्यूज कर रहे हो, अपने फायदा उठा रहे हो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का पूरी दुनिया में, ठीक है। और कंट्रीज को इन्होंने वार्न किया है कि अगर आप कोई ऐसा ब्रॉडर इकोनॉमिक डील करते हो यूएस के साथ हमारे एक्सपेंस पे, ठीक है, तो यहाँ पे और ज्यादा आप देखो कि क्या होगा, स्पाइरल हो जाएगा, ट्रेड वॉर और ज्यादा बढ़ जाएगा कंट्रीज के बीच में। बीजिंग फॉर्मली अपोज करता है कोई भी पार्टी स्ट्राइकिंग अ डील एट चाइनाज एक्सपेंस, और यहाँ पे इनका कहना है कि काउंटर मेजर्स भी लेंगे रेजोल्यूट में और रेसिप्रोकल मैनर में। इनके कॉमर्स मिनिस्ट्री का ये कहना है। तो
यहाँ पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, वो प्रेशर डाल रहा है नेशंस पे कि आप टैरिफ रिडक्शंस लो हमसे, हमारे साथ आप अग्रीमेंट्स करो, बायलैटरल ट्रीटीज करो और चाइना से ट्रेड कम करो। तो यूएस ये नहीं चाहता कि सिर्फ यूएस का चाइना से ट्रेड कम हो, वो ये भी चाहता है कि पूरी दुनिया का जो चाइना से के साथ ट्रेड है वो कम हो। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पॉज कर दिया है स्वीपिंग टैरिफ्स को और इन्होंने अनाउंस किया है ऑन डजन्स ऑफ नेशन ऑन April 2 एक्सेप्ट दोज ऑन चाइना कि यहाँ पे सीरीज ऑफ सॉरी एक्सेप्ट यहाँ पे लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो लार्जेस्ट ड्यूटीज के लिए रेडी है। एक्सेप्ट क्या होगा यहाँ पे, ऑफकोर्स चाइना की बात की गई क्योंकि चाइना पे ड्यूटीज अभी से लागू है, पूरी दुनिया पर वो 3 महीने बाद लगने वाले हैं। तो यहाँ पे 145% का टैरिफ इन्होंने इंक्रीज किया एडिशनल और टोटल टैरिफ्स करीब करीब 250% के हो गए, इनका ये कहना है। और चाइना ने भी टैरिफ्स को बढ़ा करके 125% कर दिया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अब्यूज किया है टैरिफ को अपने सारे ट्रेडिंग पार्टनर पे इक्विवेलेंस के नाम पर। तो इक्विवेलेंस के नाम पर ये सबको बेवकूफ बना रहे हैं, इनका कहना है। एंड कहीं ना कहीं आप ये देखो कि बीजिंग जो है यहाँ पे जरूर कोई ना कोई एक्शन लेगा। तो इंडिया के लिए भी, इंडिया की तरफ भी मुझे लगता है इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि हम क्योंकि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बीजिंग में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाहते हैं वो यहाँ आ जाए। तो हम यूएस के साथ डील साइन करने को तैयार, हम कह रहे हैं भाई 0 टैक्स कर ले तू, बस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। हमें कोई इश्यू नहीं है अगर टैरिफ्स जो है आप हमारे गुड्स पे लगा रहे हो, हम उन्हें आप हटा दो, हम भी हटा देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है टैरिफ्स हटाने से। लेकिन हमें क्या चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होनी चाहिए, उनका कहना है इंडिया में। तो ये एक बहुत, मैं कहूंगा बड़ा अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, बट ये इजी नहीं है इंडिया के लिए। और चाइना को ये बात पता है, इसीलिए चाइना यहाँ पे ये घबरा रहा है कि ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया की सारी कंट्रीज आके यूएस के साथ 1-to-1 डील साइन कर ले, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्कैटर हो जाए पूरी दुनिया में, जो अभी कॉन्सेंट्रेटेड है चाइना में। तो चाइना ये नहीं चाहता कि ये स्कैटर हो एंड बाकी दुनिया ये चाहेगी कि हमारी कंट्री में भी मैन्युफैक्चरिंग आए, हमारी कंट्रीज में भी एफडीआई आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। तो ये एक मैं कहूंगा काफी चैलेंजिंग रहने वाला है साल, किसके लिए, चाइना के लिए एंड बाकी कंट्रीज के लिए भी जो डील साइन करना चाहती हैं इस टाइम पे यूएस के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप रोज ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।